मित्रों, आपका फिर से स्वागत है। मैं मनोज कुमार सिंह पीसीएस आईएएस की सामान्य अध्ययन की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा भारतीय राज व्यवस्था की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा हम लोग कर रहे थे। बीच में एक दो टॉपिक था हम लोगों का जिसपे हम लोग बात कर रहे थे। तो आज हम लोग बात कर लेंगे बेटा मूल अधिकार पे चर्चा करेंगे। जरा आप लोगों के कमेंट में देख लूं तो फिर मैं आपसे सामने मुखातिब होता हूँ, बात करता हूँ। ठीक है बेटा, शुरुआत करते हैं हम लोग। पिछले लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल राइट पे बात कर रहे थे बेटा, उसका इतिहास वगैरह क्या है, संवैधानिक जो परिदृश्य कैसे कैसे उत्पन्न हुआ, हम लोगों ने इस पे बात किया। वो मैग्ना कार्टा से लेके और ब्रिटेन के संविधान से लेके अमेरिका के संविधान तक और फिर भारत के संविधान तक चर्चा हुई। क्यों था मूल अधिकार प्रासंगिक है, तब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, भाई एक चीज बताइए बेटा कि राजतंत्र में हम लोग हजारों साल रहे, राजतंत्र में कुछ परेशानियां थी, तभी तो हम लोगों ने यह व्यवस्था अपनाई है, लोकतंत्र की व्यवस्था को हम लोगों ने अपनाया। तो लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाने का अभिप्राय यह था कि जनता खुद ये फैसला करे कि उसके ऊपर कौन शासन करेगा और किस तरह से शासन करेगा। तो उसका निर्धारण करता कौन बना बेटा? स्वयं जनता बन गई। हाँ, कोई कमेंट वगैरह बेटा होगा तो करिएगा, आज मैं तैयार हूं आपके कमेंट वगैरह का जवाब देने के लिए। बहरहाल, तो लोकतंत्र में सभी शक्तियां जनता के पास, जनता निर्वाचन के माध्यम से ये शक्तियां प्रत्यायोजित कर देती है, दे देती है 5 वर्ष के लिए, और जनता खाली हाथ हो जाती है। तो इस बात की संभावना तो बनी रहती है बेटा कि जिनको हम लोगों ने शक्ति दी है, जिनको हम लोगों ने सत्ता दी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी शक्तियों का हमारे ऊपर ही दुरुपयोग हो जाए। संभावना तो थोड़ी सी है ना इसकी कि जिन सरकारों को हमने बनाया है वो सरकारें हमारे विरुद्ध ही शक्तियों का प्रयोग करने लगे। इसलिए संविधान सभा ने, संविधान लिखने वालों ने हमारे संविधान में मूल अधिकारों को जगह दिया, स्पेस दिया। और ये जो मूल अधिकार है बेटा वो व्यक्ति नागरिकों के अधिकार हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये अधिकार राज्य के विरुद्ध है, ये किसी अपराधी और किसी क्रिमिनल के खिलाफ नहीं है बेटा। ये जो मूल अधिकार हैं ये राज्य के खिलाफ हैं और राज्य को एक तरह की चेतावनी है कि जो शक्ति के स्रोत हैं, इन्होंने आपको शक्ति दी है तो आप इनकी दी गई शक्ति का इनके ऊपर दुरुपयोग नहीं कर सकते। कम से कम इनके कुछ अधिकार ऐसे हैं जिन्हें आप छेड़ नहीं सकते और जिनको हम लोग मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट कहते हैं, और जिसके बारे में मैंने बताया था किसी व्यक्ति के राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के लिए इन अधिकारों की बहुत आवश्यकता होती है बेटा, इसलिए मूल अधिकार है। मूल वाक्य समझना है कि मूल अधिकार किसके विरुद्ध है? राज्य के खिलाफ। राज्य को वार्न किया जा रहा है कि आप मूल अधिकारों से दूर रहिएगा। अब एक बड़ी मजेदार बात है कि जरा सा आगे बढ़ते बेटा, एक बड़ा पेचीदा मामला उसको हम आपको समझाते हैं। हमारे यहाँ जो संविधान का अनुच्छेद 12 यानी मूल अधिकारों का जो पहला अनुच्छेद है 12, वह किसको परिभाषित करता है बेटा? राज्य को परिभाषित करता है। चेतावनी किसको दी गई है? राज्य को दी गई है। राज्य से कहा गया है कि आप मूल अधिकारों से दूर रहिएगा। अब समस्या यह है कि हमारे संविधान में राज्य का क्या अभिप्राय लगाया जाए। आम बोलचाल की भाषा में जब हम राज्य का अर्थ समझते हैं सॉरी, तो सामान्य रूप से हम समझते हैं एक भूभाग, लेकिन हमारे संविधान के भाग 12 में जो राज्य शब्द बताया गया है उस राज्य शब्द का क्या अर्थ है, इसे अनुच्छेद 12 परिभाषित करता है। अनुच्छेद 12 बताता है कि राज्य शब्द का क्या अर्थ है। तो 12 में बताया गया कि राज्य का क्या अर्थ है। जरा उसको सुनिए बेटा, समझने की कोशिश करिए। हम लोग लिखित संविधान वाले हैं और हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 को परिभाषित किया गया। बताया गया कि यहां राज्य का अभिप्राय यह है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। उसने कहा कि केंद्र की सरकार, यह भी राज्य है, संसद, यह भी राज्य है,
राज्य की विधायिका यानी विधानमंडल, यह भी राज्य है। राज्य की कार्यपालिका, यह भी राज्य के दायरे में है। यानी अनुच्छेद 12 ये बताता है कि मूल अधिकारों के लिए जो राज्य शब्द प्रयोग किया गया, उस राज्य शब्द का अर्थ क्या है, मतलब उसका क्या अर्थ लगाया जाएगा। तो उसमें कहा गया कि संसद होगी, केंद्र की सरकार होगी, राज्य की विधायिका होगी, राज्य की सरकार होगी, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी होंगे। ये सब राज्य है बेटा। तो राज्य की जो परिभाषा आप देख रहे हो उसमें और कोई है नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 12 जो राज्य को परिभाषित करता है कि राज्य की क्या परिभाषा है, उसमें कई नाम मैंने बताया, फिर से मैं रिपीट कर दूं। अनुच्छेद 12 ये कहता है कि राज्य के अंतर्गत यानी मूल अधिकारों के प्रयोजन हेतु जो राज्य शब्द प्रयोग किया गया, इस राज्य शब्द के अंतर्गत संसद होगी, केंद्र की सरकार होगी, राज्य की विधायिका होगी, राज्य की सरकार होगी, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी होंगे, यानी लोकल जितने अथॉरिटीज वगैरह हैं सब होंगे। देखो और कोई है कि नहीं है, लेकिन एक तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि संसद राज्य शब्द के अंतर्गत है। यानी अनुच्छेद 12 में जो राज्य को परिभाषित किया गया, उस परिभाषा में ढेर सारे नाम हैं, लेकिन उस नाम में एक नाम संसद भी है। यानी संसद को भी चेतावनी दी गई है कि आप मूल अधिकारों से दूर रहिएगा। बोले, ये संसद को वार्न किया गया है कि आप मूल अधिकारों से दूर रहिएगा। लेकिन बड़ी मजेदार बात यह है कि संसद को आपने एक अधिकार दे दिया गया। संविधान सभा ने संसद को एक अधिकार दिया। हमारे संविधान के भाग 20 में, यानी जो उसका भाग है 20वां, उसमें अनुच्छेद 368 लिखा गया। अब देखिए जरा, बड़ा पेचीदा मामला है। तो संसद को एक अधिकार दिया गया किसमें बेटा? आर्टिकल 368। और मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा, संविधान की बेसिक जानकारी रखने वाले हर बच्चे को पता होता है कि 368 में यह लिखा गया कि संसद को यह अधिकार है, वह संविधान में संशोधन कर सकता है। अब देखिए बड़ी मजेदार बात कि अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है और राज्य को कहता है कि मूल अधिकारों से दूर रहिए। यानी संसद को किससे दूर होने के लिए कहा गया है? मूल अधिकार से। यानी ये मूल अधिकारों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। संसद ही नहीं, ढेर सारे नाम है जिसमें एक संसद भी है। तो मूल अधिकारों को संसद से भी बचाना है। यानी संसद कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकती जो संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों के खिलाफ हो। वही संविधान सभा ने संविधान के भाग 20 में एक अनुच्छेद दे दिया 368, और यह कह दिया कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती। यानी संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास है। अब एक चीज बताइए कि आपने मूल अधिकारों को बचाया है संसद से कि संसद भी मूल अधिकारों का अतिक्रमण न कर पाए। वही संविधान सभा ने संसद को अनुच्छेद 368 दे दिया और यह कह दिया कि 368 के प्रयोग से आप संविधान को संशोधन कर सकते। और मूल अधिकार कहां है? भाग 3 में है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। अब एक चीज बताइए, क्या संसद 368 का प्रयोग करके भाग 3 को संशोधित नहीं कर सकती? तो एक चीज बताइए, अगर संसद इसको संशोधित कर सकती है तो फिर मूल अधिकार देने का औचित्य ही खत्म हो गया। संसद 368 का प्रयोग करके सारे मूल अधिकारों को डिलीट कर दे, बदल दे, उसमें कुछ नए प्रावधान कर दे, तो फिर मूल अधिकारों का औचित्य ही क्या रह गया? तो एक बड़ी विचित्र सी बेटा यहाँ पे हाज पाज की स्थिति है जिसको लोग समझने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है, उस परिभाषा में ढेर सारे नाम के साथ साथ संसद भी है। संसद को भी कहा गया कि आप मूल अधिकारों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, यानी आप कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो मूल अधिकारों के प्रतिकूल हो, यानी इनको भी चेतावनी दी गई। वहीं संसद को अनुच्छेद 368 दे दिया गया भाग 20 में और कहा गया कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो एक चीज बताओ बेटा कि क्या संसद भाग 3 को संशोधन नहीं कर सकती? जब ये पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है तो क्या ये
भाग 3 को संशोधित नहीं कर सकती। भाग 3 संविधान के परे है, बिल्कुल नहीं है। तो अगर ये भाग 3 में संशोधन कर ली तो फिर मूल अधिकार देने का मतलब ही खत्म हो गया। फिर संसद मूल अधिकारों को डिस्टर्ब करने के पहले मूल अधिकारों को खत्म कर देगी। न संविधान में रहेगा मूल अधिकार, न वो मूल अधिकार के उल्लंघन के दायरे में आप जाएंगे। तो एक बड़ी विचित्र सी विडंबना है बेटा। इसीलिए देखो, संविधान सभा ने जो कुछ भी बनाया है बेटा, बहुत सोच समझ के बनाया है। हम लोग अपनी सहज बुद्धि से कुछ अनुमान लगा लेते हैं कि ये गलती हुई है, ये सही हुई है, लेकिन ऐसा है नहीं। संसद ने इसीलिए एक अनुच्छेद लिख दिया, अनुच्छेद 13। तो उसने संसद को अगर 368 दिया तो मूल अधिकारों में उसने एक आर्टिकल लिखा, आर्टिकल 13। अब जरा देखिए, अनुच्छेद 13 क्या कहता है। उसके 3 क्लासेस हैं बेटा, सबकी चर्चा करना अभी इस समय उचित नहीं है। हम किसी एक विषय पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 12 में राज्य को परिभाषित किया गया। क्यों परिभाषित किया गया? क्योंकि 12 के अंतर्गत जो जो राज्य होंगे उन्हीं लोगों को चेतावनी है कि आप मूल अधिकारों से दूर रहिएगा, मूल अधिकारों को डिस्टर्ब मत करिएगा। और जिन जिन को चेतावनी दी गई उसमें एक नाम संसद भी है, और संसद को आपने अनुच्छेद 368 दे दिया। अब समस्या यह है कि संसद मूल अधिकारों को उल्लंघन करने के पहले मूल अधिकारों को खत्म भी तो कर सकती है। तो फिर लिखने का उद्देश्य ही खत्म हो गया। नागरिकों के अधिकारों को आप कहां बचा पा रहे हैं संसद अगर उसको खत्म कर ली। इसलिए संविधान सभा ने एक अनुच्छेद लिखा, अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13, जिसमें यह बताया गया बेटा, कई सब क्लासेस हैं इसके, जिसमें यह बताया गया कि संसद कोई ऐसी विधि का निर्माण नहीं कर सकती। उसका निष्कर्ष आपको हम बता रहे हैं बेटा 13 का। 13 में यह कहा गया, चेतावनी दी गई संसद को कि संसद किसी ऐसी विधि का निर्माण नहीं कर सकती जो मूल अधिकारों के असंगत हो, खिलाफ हो। और यदि संसद ऐसी किसी विधि का निर्माण करती है तो उसे उस सीमा तक अवैध घोषित किया जाएगा, या उस सीमा तक न्यून किया जाएगा, कम किया जाएगा, जिस सीमा तक उसने मूल अधिकारों का उल्लंघन किया हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक तरफ अगर 368 दिया संसद को संविधान सभा ने, तो एक तरफ अनुच्छेद 13 दिया, और 13 को यही जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप मूल अधिकारों की सुरक्षा करिए। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का सुरक्षा प्रहरी है, वो उनकी हिफाजत करने वाला बनाया गया। और 13 हमेशा मुस्तैद रहता है और हमेशा संसद को चेतावनी देता है कि संसद किसी ऐसी विधि का निर्माण नहीं कर सकती जो मूल अधिकारों के असंगत हो, खिलाफ हो, विरुद्ध हो। और यदि संसद ऐसी किसी विधि का निर्माण करेगी तो उस विधि को उस सीमा तक कम कर दिया जाएगा, उस सीमा तक न्यून कर दिया जाएगा जिस सीमा तक उसने मूल अधिकारों का उल्लंघन किया हो। एक बात ध्यान रखना कि अनुच्छेद 13 में ही बताया गया है कि हाँ, विधि का जो अर्थ है वो व्यापक है। विधि के अंतर्गत अध्यादेश भी हैं, विधि के अंतर्गत आदेश भी हैं, विधि के अंतर्गत नियम भी हैं, विधि के अंतर्गत उपनियम भी हैं, रूढ़ियां हैं, प्रथाएं हैं, यानी सबको विधि के अंतर्गत माना गया। यानी संसद किसी इस प्रकार की विधि का निर्माण नहीं कर सकती जो मूल अधिकारों के असंगत हो। तो अब वो कमी थोड़ा सा ठीक लग रही है कि अगर संसद को 368 दिया गया, आर्टिकल 368 दिया गया, तो मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 13 दिया गया जो मूल अधिकारों की हिफाजत कर रहा है। तो अब लग रहा है मामला बैलेंस है। यानी अगर संसद को दिया गया आर्टिकल 368 तो 13 को लिखा गया मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए। अब शायद हमारे मूल अधिकार सुरक्षित रहेंगे। अब यहां एक लड़ाई है, एक जंग है बेटा हमारे संविधान में जो बड़ी लंबी चली। तो उस लड़ाई को समझना है। वो लड़ाई हुई अनुच्छेद 13 बनाम अनुच्छेद 368।
यानी क्या अनुच्छेद 13 368 को भी रोक सकता है? अर्थात आज हम लोग इस विषय पे व्यापक चर्चा करेंगे कि क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? क्या मूल अधिकारों में जो संशोधन करेगी वो अनुच्छेद 13 के दायरे में आएगी कि नहीं आएगी? और अगर 13 के दायरे में आएगी तो 13 ऐसे संशोधनों को रोक देगी, यानी मूल अधिकारों की सुरक्षा करेगी। अब एक बड़ा गंभीर मामला हो गया, यानी आप ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 13 बनाम अनुच्छेद 368, 13 मूल अधिकारों की हिफाजत करेगा और संसद को अधिकार दिया गया कि आप पूरे संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान सभा ने अनुच्छेद 368 में यह क्यों नहीं लिख दिया कि आप पूरे संविधान में संशोधन कर सकते हैं 368 में मूल अधिकारों को छोड़कर? तो ऐसा कुछ उसमें कंडीशन तो नहीं लिखी गई। हाँ, 13 जरूर लिख दिया गया और 13 में यह बताया गया कि संसद को यह चेतावनी दी गई है, वार्न किया गया है कि आप कोई ऐसी विधि नहीं बनाएंगे जो मूल अधिकारों के असंगत हो। तो मुझे लगता है अब तो समस्या होने वाली है कि अनुच्छेद 13 और 368 के बीच में तो जंग हो जाएगी। तो अब ये जंग हो भी गई। बड़ी मजेदार बात है कि हमारे संविधान में जो पहला संशोधन हुआ 1951 में, वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मूल अधिकारों में ही हुआ, तब जबकि 13 मूल अधिकारों की हिफाजत के लिए बनाया गया था। आर्टिकल 31 में संशोधन कर दिया गया, वो जमींदारी उन्मूलन आदि को ध्यान में रख के संशोधन कर दिया गया। अब एक समस्या तो हो गई बेटा कि 13 के रहते रहते, अनुच्छेद 13 के विद्यमान रहते रहते कोई मूल अधिकारों को कैसे संशोधित कर सकता है? और कर क्या सकता है? कर दिया। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह संशोधन कोई और नहीं किया, उसी संविधान सभा ने किया जिसने कि संविधान का निर्माण किया था। क्योंकि 1951 में हमारे पास चुनाव नहीं हुए थे बेटा, संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी। देखो, चुने हुए लोग अगर ये सब करते तो थोड़ी देर के लिए बात समझ में आती कि भाई इन लोगों को भावना नहीं पता थी, लेकिन जिन लोगों ने संविधान को लिखा, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने, आखिर उसी संविधान सभा से तो हमारी अस्थायी संसद का निर्माण हुआ जो 52 तक रही। तो संविधान सभा ने ही अंतरिम संसद के रूप में पहला संविधान संशोधन कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात थी। और चूंकि अब संविधान प्रभावी हो चुका था, अब संविधान में ताकत आ गई थी 26 जनवरी 1950 के उपरांत, तो अब तो सारा मामला संविधान के अनुसार होगा। और पहला मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चला ही गया और इस बात को चैलेंज कर दिया गया कि क्या अनुच्छेद 13 के रहते रहते अनुच्छेद 368 के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। और यह मुकदमा था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मुकदमा। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 का बाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहुंच गया कि सर आप बता ही दें कि क्या अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाएगा? अनुच्छेद 13 के रहते रहते संसद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन कर सकती है। डिबेट हुई, चर्चा हुई, पक्ष विपक्ष में बातें हुई। सरकारी पक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया कि सर हमने कोई विधि तो नहीं बनाया, क्योंकि विधि अनुच्छेद 245 के अनुसार बनाती है संसद। तो उन्होंने कहा कि हम कोई विधि तो बना नहीं रहे हैं, हमने तो संविधान संशोधन किया है और अनुच्छेद 13 संविधान संशोधन को तो नहीं रोकता। अनुच्छेद 13 विधि को रोकता है ना बेटा। तो उन्होंने तर्क दिया, लेकिन सरकार के विपक्ष में भी तर्क था कि जब आप संविधान संशोधन कर देते हो तो एक विधि ही तो नई बन के आती है। भाई संविधान संशोधन जब किया जाता है तो एक विधि का नया स्वरूप ही तो आता है, तो विधि तो है ही है। अब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया, पक्ष विपक्ष की तर्क होती रही। सरकार का तर्क यही था कि हमने संविधान संशोधन किया है सर, हमने किसी विधि का निर्माण नहीं किया। और मुझे लगता है कि न्यायाधीश सरकार के पक्ष से सहमत हो गए और उन्होंने कह दिया कि हाँ, अनुच्छेद 368 से मूल अधिकारों में संशोधन
किया जा सकता है, और इस प्रकार का किया गया संशोधन अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि नहीं मानी जाएगी, यानी वैध हुआ। फिर एक मुकदमा बेटा सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, बहुचर्चित, ये सब याद रखना है बेटा, परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965 का बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वही यक्ष प्रश्न पहुंच गया कि क्या अनुच्छेद 13 के रहते रहते संसद संविधान के मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1951 के निर्णय को बहाल रखा। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 368 से संविधान संशोधन किया जाता है, उसकी प्रक्रिया अलग है, ये विधि नहीं है, इसलिए यह वैध है, यानी 368 से मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। एक माइलस्टोन डिसीजन बेटा, मील के पत्थर का फैसला, जो कंपटीशन में हंगामा मचा के रख दिया और भारत के संविधान में भी कुछ बड़ा उलटफेर हो गया, और उस मुकदमे का नाम था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 1967 का वाद है। संविधान की व्याख्या का अर्थ था 11 न्यायाधीश बैठे, और उस समय मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस सुब्बा राव। क्लियर बेटा? और उन्होंने एक फैसला दिया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में। उन्होंने एक फैसला दिया, और फैसला था उनका नहीं फैसला था, 11 न्यायाधीश बैठे। तो जाहिर सी बात है कि जब संवैधानिक पीठ का गठन होता है तो कोई जरूरी नहीं कि सारा फैसला यूनिनिमस हो, एक मत से हो। तो ये जो फैसला हुआ वो 6 और 5 के मत से विभाजित हुआ। 6 जजेस ने कुछ कहा और 5 जजेस ने कुछ कहा। लेकिन ये मामला बेटा फिर से सुन लें, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का वाद है, और भारत के संवैधानिक इतिहास में या संवैधानिक व्यवस्थाओं में ये मील का पत्थर बना। न्यायाधीश ने फैसला किया कि आप अनुच्छेद 368 से संविधान के मूल ढांचे में संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 से आप संविधान के मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, और इस प्रकार का संशोधन अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि मानी जाएगी। जाहिर सी बात है कि जैसे अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि मानी जाएगी तो संशोधन तो अवैध हो जाएगा। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 3 बातें हैं बेटा, मैं फिर से बोल दूं। पहली बात, उन्होंने कहा कि जो मूल अधिकार है वो नैसर्गिक अधिकार है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 368 के द्वारा इन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब आप संशोधन करते हैं तो विधि ही तो आती है। और उन्होंने कहा कि 368 के द्वारा किया गया कोई भी संशोधन अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि मानी जाएगी, और जब विधि मानी जाएगी तो सारा काम तो 13 कर लेगा, यानी उसे उस सीमा तक समाप्त कर देगा। क्लियर हुआ बेटा? यानी जो पहला संविधान संशोधन हुआ उसे न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया। अफरा तफरी हो गई। इंदिरा जी की सरकार थी, और इंदिरा जी ने आनन फानन में 24वां संविधान संशोधन कर दिया 1971 में, और उसमें 3 बातें स्थापित की गई। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा। 24वां संविधान संशोधन क्यों किया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को अप्रभावी बनाने के लिए अब यह संशोधन अनिवार्य हो गया, और इंदिरा जी ने 24वां संविधान संशोधन 1971 में कराया, जिसमें 3 बातें। पहला कि अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। दूसरा, किस प्रकार का कोई भी संशोधन अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि नहीं मानी जाएगी। और तीसरा कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर, यानी संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में जो निर्णय हुआ उस निर्णय को अप्रभावी करना था, नहीं तो देश बड़ी भारी सासत में पड़ता, और 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संशोधन करके उस निर्णय को अप्रभावी किया गया। लेकिन एक बहुचर्चित बात बेटा फिर सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, लेकिन ध्यान रखना वह 24वें संविधान संशोधन 1971 के बाद पहुंचा, जिसका नाम था
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। मुझे लगता है आज की डेट में बच्चे को पता है, आपको भी पता होगा। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मुकदमा है वो 1973 का वाद, 1973 का वाद था। इस वाद में फिर आ गया प्रसंग कि क्या संविधान के मूल अधिकारों में 368 से संशोधन किया जा सकता है। इसका निर्णय आया बेटा 24 अप्रैल 1973 को, और सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ पोस्टुलेट्स निर्धारित किए और मील के पत्थर बने। पहला कि अनुच्छेद 368 से संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है। जरा ध्यान से सुनना बेटा, जो हमारा न्यायालय है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण करता है, और जाहिर सी बात है कि विधि में परिवर्तन का अधिकार संसद का है, और संसद ने 1971 में परिवर्तन कर दिया। अब तो सर्वोच्च न्यायालय उसी परिवर्तन के प्रकाश में निर्णय देगा ना बेटा, और उसमें तो संशोधन हो चुका है जो अभी मैंने आपसे चर्चा किया। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि अनुच्छेद 368 से संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि नहीं मानी जाएगी। लेकिन एक बहुत ही डायनामिक डिसीजन किया सर्वोच्च न्यायालय ने कि अनुच्छेद 368 से संविधान के मूल ढांचे को संशोधन नहीं कर सकते। अब एक नई समस्या पैदा हो गई कि आखिरकार संविधान का मूल ढांचा क्या है। पूरे संविधान को पढ़ जाइए, कहीं संविधान का मूल ढांचा दिखता ही नहीं। तो कल को अगर यह विवाद होगा कि यह संविधान का मूल ढांचा है या नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसका निर्णय भी सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा, और सर्वोच्च न्यायालय किन आधारों पर करेगा आप बेहतर समझ रहे हैं। वो राष्ट्र हित के बारे में, वो नागरिकों के हित के बारे में ध्यान रखते हुए ही किसी प्रावधान को मूल ढांचा घोषित करेगा या नहीं करेगा। हाँ, एक बड़ी मजेदार बात हुई बेटा, पहले ही संविधान संशोधन से हमारे संविधान में नवी अनुसूची स्थापित कर दी गई, और इसमें यह प्रावधान बनाया गया कि जो भी विषय नवी अनुसूची में रखे जाएंगे वो न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं आएंगे, यानी न्यायालय उस पर विचार नहीं कर सकता। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि आज 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय नवी अनुसूची में रखे जाएंगे वो न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आएंगे। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मूल ढांचे की अवधारणा में उसको भी शामिल कर लिया। इंदिरा गांधी की सरकार थी साहब, बिफर गई इंदिरा जी। एक्चुअल में इंदिरा जी के शासन में एक बड़ी मजेदार बात देखने को मिली कि सर्वोच्च न्यायालय और संसद के बीच में मैं बड़ा कि तू बड़ा का संघर्ष चल रहा था। उन्होंने 24वां संविधान संशोधन किया तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे की अवधारणा दे दी, गेंद अपने पाले में रखा। फिर इंदिरा जी ने 42वां संविधान संशोधन कर दिया, और वह कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने क्या किया कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए, आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 368 में ही संशोधन कर दिया। यानी बड़ी मजेदार बात है कि उन्होंने आर्टिकल 368 का प्रयोग करके आर्टिकल 368 में ही संशोधन कर दिया, और उसमें 2 क्लास यानी 4 और 5 जुड़वा दिया। किसमें? अनुच्छेद 368 में। क्या कहा मैंने? 4 और 5 2 उसमें सब क्लास जुड़वा दिए 368 में, जिसमें कहा गया कि 368 की शक्ति संविधायी शक्ति है, संविधान द्वारा प्रदत्त की गई शक्ति है, अतः इसकी कोई सीमा नहीं है, और कोई न्यायालय इसकी सीमा नहीं बना सकता कि मूल ढांचा है और फलाना ढांचा है। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर 368 के द्वारा कोई संविधान संशोधन किया जाएगा तो न्यायिक पुनर्लोकन के दायरे में नहीं आएगा, यानी न्यायालय उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता, उस पर विचार ही नहीं कर सकता। अजीब कसमकस, अजीब युद्ध। फिर एक मुकदमा पहुंच गया बेटा सर्वोच्च न्यायालय में, और जिसका नाम था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980 का केस। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये प्रश्न हो ही गया कि जो 42वां संविधान संशोधन किया गया
यानी अनुच्छेद 368 के खंड 4 और खंड 5 में जो बढ़ोतरी की गई वो कहां तक वैध है। तो बहुत ही डायनेमिक डिसीजन है बेटा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा वेल्स बनाम भारत संघ के केस 1980 में यह स्थापित किया कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368 का जो क्लास 4 और क्लास 5 जोड़ा गया वो अवैध है, उसे अवैध घोषित कर दिया और अवैध हो ही गया। आज की डेट में वो क्लास नहीं है। दूसरा निर्णय किया, फिर रिट्रेट किया कि स्वानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे को कि 368 के माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकते। साथ में उसने अब कुछ मूल अधिकारों के डायमेंशन को निर्धारित कर दिया। यानी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का वाद ऐसा वाद था जिसमें पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे संविधान के कुछ ऐसे तत्वों को उजागर किया जिसको उन्होंने कहा कि मूल ढांचा है, और अगर मूल ढांचा है तो आर्टिकल 368 के दायरे के बाहर है, यानी अनुच्छेद 368 उसे छू नहीं सकता। तो किसको कहा विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये संविधान का मूल ढांचा है, 368 से आप इसे संशोधित नहीं कर सकते। और उसने कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन, यानी न्यायालय की यह शक्ति वो किसी चीज पे विचार कर सके, यह भी मूल ढांचा है, इसे भी आप नहीं रोक सकते, यह भी संविधान का मूल ढांचा है। और साथ में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्थापित कर दिया कि स्वयं अनुच्छेद 368 भी संविधान का मूल ढांचा है, अर्थात आप अनुच्छेद 368 को भी संशोधित नहीं कर सकते। और इसीलिए उसने 368 में खंड 4 और खंड 5 जो संशोधन करके जोड़ा गया था, मूल ढांचे के आधार पे अवैध घोषित कर दिया। तो ये बेटा एक दौर था, संविधान हमारा प्रभावी हुआ था, संविधान ने ही संसद को सृजित किया, संविधान ने ही सर्वोच्च न्यायालय को बनाया, संविधान ने ही संसद को 368 दिया, संविधान ने ही सर्वोच्च न्यायालय को ढेर सारी शक्तियां दी। तो एक दौर ऐसा था हमारे देश में जिसमें संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच मैं बड़ा की तू बड़ा की जंग शुरू हो गई। और वो जंग की शुरुआत हुई पहले संविधान संशोधन 1951 से, और अंत हुआ उसका मिनर्वा विल्स बनाम भारत संघ 1980। और गेंद इस समय सर्वोच्च न्यायालय के ही पाले में है, यानी अपर हैंड अभी भी सर्वोच्च न्यायालय का है। और उसने कहा कि आप 368 से संविधान के किसी भाग, किसी उपबंध में संशोधन कर सकते हैं, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, किंतु हम यह निगहबानी तो करेंगे ही कि आप कहीं संविधान के मूल ढांचे को तो नहीं ध्वस्त कर रहे हैं, और अगर ऐसा हमें लगेगा तो हम उस संशोधन को अवैध घोषित कर देंगे। तो एक बेटा प्रयास था मेरा कि मूल अधिकार, तो एक बात तो तय हो गई बेटा कि क्या 368 से संविधान का मूल ढांचा संशोधनीय है? तो जवाब है हाँ। लेकिन मूल ढांचे को नहीं छेड़ सकते, मूल अधिकारों को संशोधन कर सकते। ध्यान रखना बेटा, क्या 368 से संविधान के मूल ढांचे को संशोधित कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं कर सकते। क्या 368 से संविधान के मूल अधिकारों को संशोधित कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय यह नजर रखेगा कि आप 368 से संविधान के मूल अधिकारों के जिस हिस्से को संशोधित कर रहे हो वह हिस्सा कहीं संविधान का मूल ढांचा तो नहीं। तो कहते हैं ना कि वो निरीक्षण और सुपरविजन का अधिकार कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पास रख लिया कि हम ही ओके करेंगे कि यह संशोधन वैध माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। और एक बात होता है बेटा कि देखो, संविधान लिखने वालों ने बहुत सोच समझ के सब कुछ लिखा, उन्होंने बहुत सोच समझ के 13 भी लिखा अनुच्छेद, और उन्होंने बहुत सोच समझ के 368 भी लिखा। देखो, संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को इसलिए दी गई कि आप मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकते हैं। वो अधिकार इसलिए दिया गया कि मूल अधिकारों में संशोधन हमेशा नकारात्मक ही थोड़ी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। तो आखिरकार हमारी सरकारें जब सक्षम हो, जब उनके पास क्षमताएं हो, तो उनको ये अधिकार तो होना ही चाहिए कि हमारे मूल अधिकारों में कुछ और बढ़ोतरी कर दें। और हमारी संसद ने किया भी। अरे 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 के द्वारा
अनुच्छेद 21A जोड़ करके क्या शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया? तो जब संशोधन आप करने ही नहीं दोगे तो नकारात्मक भी संशोधन नहीं होगा और सकारात्मक भी नहीं होगा, तो देश जहां है वहीं ठहरेगा नहीं बेटा। यानी संसद को अधिकार है कि वह मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अब वो संशोधन अगर गड़बड़ होगा तो सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल तैयार बैठा है कि वो मूल ढांचे के आधार पे उन संशोधन को रोक सकता है। तो बड़ा एक संतुलन बन गया बेटा, और बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ कोई बड़ा नहीं है बेटा, ना सर्वोच्च न्यायालय बड़ा है, ना संसद बड़ी है। सबसे बड़ा है देश, और सबसे बड़े हैं देश की जनता, जिनको मूल अधिकार दिया गया। तो देश की जनता के मूल अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए, संरक्षित रहने चाहिए, ताकि देश का लोकतंत्र मजबूत हो। और इसकी जिम्मेदारी अकेले ना सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ना संसद, दोनों मिलकर इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। और यहाँ कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं आनी चाहिए, जो बीच के कालखंड में आपने देखा। तो मेरा यह प्रयास था बेटा कि थोड़ा एक संवैधानिक स्थिति का आकलन हो और आपका एक नजरिया भी डेवलप हो। तो मुझे लगता है कुछ आइडिया आपको लगा होगा। प्लीज बेटा कमेंट करिएगा, अपनी राय दीजिएगा, आपको कहां तक समझ में आया। अगर कहीं विचलन हुआ है तो हम फिर से प्रयास करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है बेटा, उसको सब्सक्राइब करिए। आजमगढ़ के जो मित्र हैं जो ऑफलाइन क्लास में आके पढ़ना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की क्लास अटेंड करना चाहते हैं, उनका खुले दिल से स्वागत है, वो बिल्कुल आए। अभी कल परसों से ही बैच की समाप्ति हुई है, और ये कोचिंग डीएवी डिग्री कॉलेज के ठीक सामने है बेटा। वर्ष 2003 से 22 अक्टूबर 2003 से संस्थान यहाँ पे काम कर रहा है सिविल सर्विसेज के लिए, और आपकी सफलताओं में थोड़ा थोड़ा योगदान हम भी करते रहे हैं। तो अगर आपकी इच्छा हो बेटा तो बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। आज अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं बेटा। थैंक यू सो मच।